तो स्वागत है आप सभी का आईसीएसई रैंकर्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा जो पार्ट 1 था कि फोर्स क्या होता है और फोर्स को कैलकुलेट और उसकी डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि फोर्स जब लगता है तो कौन कौन से मोशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब व्हाट इज फोर्स, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which is capable of changing the state of a body from rest to motion or motion to rest or can change the shape, size or structure of a body। आपको ये डेफिनेशन याद होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू आप क्वेश्चंस करेंगे। तो जिनको ये डेफिनेशन नहीं आती है वो पहले लेक्चर नंबर 1 देखें। सो नाउ आज हमें डिस्कस करना है मोशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। अब दो टाइप के मोशन होते हैं व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। पहला होता है ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। अब इस टॉपिक के मार्क्स होते हैं ओनली 1 मार्क्स, पर ये मत सोचिएगा कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा। अब नाउ दिस ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, अब कौन से टाइप की बॉडी पे ये दोनों एप्लीकेबल होते हैं या किन के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो वो है दीज मोशंस आर एप्लीकेबल और वी आर टुडे डिस्कसिंग अबाउट रिजिड बॉडी। ये दोनों मोशन हम रिजिड बॉडी पे डिस्कस करेंगे। सो अब समझते हैं कि रिजिड बॉडी होती क्या है। A rigid body is defined as a body in which the distance between 2 points never changes whatever be the force applied। अब whatever be the force applied मतलब कितनी भी फोर्स लग जाए लेकिन वो बॉडी अपना शेप चेंज नहीं करेगी। जैसे मेटालिक बेटन, मतलब कोई स्टील की मोटी रॉड ले लीजिए, उसको आप क्या मोड़ सकते हैं? अब प्रैक्टिकल बातें करेंगे इस बारे में। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे लगा दूंगा इसे तो ये मुड़ जाएगा। अब वो बातें नहीं करनी है, हमें प्रैक्टिकली बात करनी है क्योंकि क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से आते हैं। इसीलिए मेटालिक बेटन अगर हम हाथ में ले तो हम मोड़ नहीं सकते। दूसरा आ गया कंक्रीट ब्लॉक। ऐसा नहीं है कि अब इसे छत से फेंक के देखेंगे कि ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा। हमें ये देखना है कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। अब हम अगर अपने हाथ पे कंक्रीट ब्लॉक लेंगे तो क्या हम लोग उसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। इसीलिए इसे हम क्या मानेंगे? एक रिजिड बॉडी। एंड देन डायमंड। अब डायमंड को भी अगर हम अपने हाथ में ले या कहीं फेंक दें तो ये इतनी आसानी से नहीं टूटता है, प्रैक्टिकली ये नहीं टूटता है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस और एलिमेंट इन अर्थ। तो ये तीनों होते हैं रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडीज वो बॉडी होती हैं जिन पे आप जितना भी फोर्स लगाएं वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कभी चेंज नहीं करती हैं। अब वो 2 पॉइंट्स आप बॉडी में कहीं भी ले सकते हैं। जैसे इसका एंड ले लेते हैं, दोनों 2 पॉइंट। अब आप इसको बीच से बोड़ नहीं सकते जिससे ये दो एंड जुड़ जाएं। अब कंक्रीट ब्लॉक में एक पॉइंट ये, एक इसके बगल में ही ले लेते हैं। तो पूरी लाइफ टाइम में ये दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। एंड सेम फॉर डायमंड, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए ये तीनों को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं रिजिड बॉडीज। आप साथ साथ बोलते भी जाइएगा जिससे ये लेक्चर और ज्यादा इंटरैक्टिव होगा और आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अब पहली हो जाती है डिफॉर्मेबल बॉडीज और दूसरी थी रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी इज डिफाइंड एज अ बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स changes whenever be the force applied on it, whatever be the force applied on it। अब कॉटन बॉल लेते हैं। अब कॉटन बॉल को अब जब हाथ में लेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे तो जो इसका दोनों एंड होते हैं वो एक दूसरे से तुरंत मीट करने लगते हैं। इसका मतलब जो इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस थी वो तो तुरंत ही चेंज हो गई। इसका मतलब ये एक रिजिड बॉडी नहीं है, दे आर अ डिफॉर्मेबल बॉडी। अब लड्डू लेते हैं। अब लड्डू को हम जैसे ही हाथ में पकड़ते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं या खाते हैं तो इनके जो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो चेंज हो जाते हैं क्योंकि ये दब जाते हैं। इसीलिए जो पॉइंट यहाँ होगा और यहाँ होगा वो कुछ टाइम बाद मिल जाते हैं और उनकी डिस्टेंस 0 हो जाती है। इसीलिए ये भी एक डिफॉर्मेबल बॉडी होंगे। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे नी जॉइंट हो गया,
एल्बो जॉइंट्स हो गए। अब जॉइंट्स की वजह से ही हमारी बॉडी एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव नहीं करती है, क्योंकि अगर आप अपना हाथ मोड़े तो आपके जो हाथ, जैसे अगर हम फिंगर टिप्स और फेस की बात करें, तो अगर आप अपने फिंगर से अपना सर छू सकते हैं तब तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, और जब अपना हाथ आप दूर ले जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन योर फिंगर टिप्स एंड योर फोरहेड इज नॉट, इट इज नॉट व्हाट, बोलिए आप, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज अ वेरिएबल। देयरफॉर जब डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे दैट आर ह्यूमन बॉडी, लड्डूज और कॉटन बॉल, दे ऑल आर डिफॉर्मेबल बॉडीज। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मेबल और डिफॉर्मेबल या फिर रिजिड बॉडी कहें उन्हें क्या कहते हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। अब देखते हैं कि हमने देखा कि फोर्स को लगाने से मोशन होते हैं दो टाइप के। एक होता है ट्रांसलेशन मोशन, जिसे हम कह सकते हैं एक और चीज लीनियर मोशन, और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। लेकिन क्या ऐसा होता है कि हम फोर्स लगाएं और केवल ट्रांसलेशन मोशन हो या फिर केवल रोटेशनल मोशन हो? आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो टाइप ऑफ मोशन होता है वो फोर्स पे नहीं डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और इसका मतलब फोर्स कहाँ लग रही है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। ये एक आयरन रॉड है जिसपे हमने उसके सेंटर पे फोर्स लगाया, या हम कहें उसे किक किया, तो वो कैसे जाएगी? इन अ स्ट्रेट पाथ, जिसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन मोशन, एकदम सीधा ट्रैवल करेगी वो। अब उसी पे आता है सेकेंड। अब उसी रॉड को हम लोगों ने एक पॉइंट पे पिवट कर दिया। पिवट कर दिया मतलब या हम कहें कि स्क्रू कर दिया इस पॉइंट पे। तो उसके बाद जब हम फोर्स लगाएंगे या हम फोर्स बीच में ही लगाएं तो ये बॉडी घूमना स्टार्ट कर देगी, और अगर एकदम एच पे लगाएं तो और तेजी से घूमना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब ये क्या हो गया है? इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। और हमें इससे समझ में भी आता है रोटेशनल मतलब घूमने वाला मोशन। अब देखते हैं कि क्या जो फोर्स लग रही है वो रोटेशनल मोशन तभी प्रोड्यूस करती है जब कोई पाइवट हो, या फिर बिना पिवट के भी वो रोटेशनल मोशन कर सकती है। अब एक आयरन रॉड का एग्जांपल लिया था, बट इन एग्जांपल 3 हम लोग मानते हैं ये आपका पेन है, और आप ये साथ साथ मेरे साथ करते जाइए। आप अपना पेन रखिए, उसमें कैप लगाइए और अपनी टेबल पे रख दीजिए। अब टेबल पे रख दिया तो अब पेन के एकदम एज पे आ जाइए, एकदम लास्ट पार्ट पे, और आप थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाइए। ऐसा नहीं बहुत जोर से फोर्स लगा देना, धीरे धीरे फोर्स लगाइए, तो आप देखेंगे कि पेन अपने कैप के अपर पार्ट से घूमने लगता है, अपर पार्ट के अबाउट वो घूमने लगता है। तो ये क्या है? ये एक रोटेशनल मोशन है। यहाँ पे कोई पिवट तो नहीं है। क्या आपको अपने पेन पे कोई पिवट दिखता है? क्या आपने अपने पेन को अपनी टेबल से स्क्रू कर दिया है? नहीं, पेन तो एक फ्री बॉडी है। आपने उसके एज पे फोर्स लगाई लेकिन वो घूम रहा है। इसका मतलब ये पता चलता है कि द टाइप ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, नॉट द पिवट। हम बिना पिवट के भी रोटेशनल मोशन अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चौथा एग्जाम्पल लेते हैं किसी जिमनास्ट का, या आप में से कोई जिमनास्ट हो तो आप रन अप लेके उसके बाद समर सॉल्ट करते हैं। तो जब समर सॉल्ट करते हैं तो भी जो जिमनास्ट होता है वो एक पॉइंट के अबाउट घूमता है। तो वहां पे ऐसा तो होता नहीं है कि हमने जिमनास्ट को कहीं स्क्रू कर दिया हो या दीवार से स्क्रू कर दिया हो और उसको घुमा के, नहीं, वो रन अप लेता है और बिना किसी पिवट पॉइंट के अपने आप घूम जाता है और एक पॉइंट के अबाउट घूमता है। तो उसका भी क्या हुआ? रोटेशनल मोशन वो भी है, और उसमें कोई पिवट भी नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पिवट हो या ना हो, रोटेशनल मोशन डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे। अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम पिवट भी लगा दें और उसके बाद फोर्स कहीं और लगाएं, लेकिन वो जो पिवटेड बॉडी है वो रोटेशनल मोशन नहीं करे, वो लीनियर मोशन करे? तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अब एक ऐसे आप बॉडी लीजिए जिसके अंदर आपने एक स्मॉल छेद कर लिए हैं और उस पर एक स्क्रू लगा दिया उसके अंदर। अब आप अगर इसको इधर से किक करेंगे तो ये जो पूरी बॉडी है ये स्ट्रेट जाएगी, ऐसे ऐसे घूमेगी नहीं, ये स्ट्रेट जाएगी। इसका मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिपेंड किसी चीज पे नहीं करता है, वो डिफाइन करता है कि मोशन कैसा होगा।
पिवट ये डिफाइन नहीं करता है कि मोशन जो होगा रोटेशनल होगा या लीनियर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पिवट किया तो यहाँ पे कौन सा मोशन हुआ, यहाँ पे रोटेशनल मोशन हुआ, लेकिन जब हमने यहाँ पिवट किया तो यहाँ कौन सा मोशन हुआ, यहाँ लीनियर मोशन हुआ। इसलिए पिवट कोई चीज डिपेंड नहीं करती कि वो रोटेशनल करेगा या लीनियर, केवल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिफाइन करेगा कि मोशन कैसा होगा, लीनियर या रोटेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप करता है कि केवल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विल डिफाइन द टाइप ऑफ मोशन। ये याद कर लीजिए और मेरे साथ एक दो बार बोलिए, दैट द टाइप ऑफ मोशन ओनली डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, not on pivot. The pivot does not decide that the motion will be linear, or we can call it translational or rotational motion. तो मुझे लगता है आपको मैंने इतने एग्जाम्पल से पूरा समझा दिया है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और थोड़ा पढ़ते हैं इन मोशंस के बारे में। सो नाउ द टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से मैंने जैसे आपको बताया, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ मोशन इन विच all parts of the body move in the same direction or the same distance in a given time. Same distance और given time में same distance और same direction में ही चलते हैं, उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे अब ये रॉड ले और इसके सेंटर पे हम लोग पुश करें या किक करें तो ये पूरी बॉडी एक ही डायरेक्शन में चलेगी और एक ही अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करेगी। अब वहीं आते हैं रोटेशनल मोशन। द रोटेशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड रोटेशन। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि विदाउट फिक्स्ड पॉइंट भी रोटेशनल मोशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पिवट है। पिवट मतलब होता है कहीं पे स्क्रू कर दिया है आपने, वहां से जब आपने फोर्स लगाई यहाँ से तो ये बॉडी घूमने लगी। अब यहाँ पे सबका डिस्टेंस अलग अलग है, क्योंकि जब आप देखें कि अब मैं मानता हूँ t सेकेंड बाद मैंने देखा है, t हटाइए, अब मैंने 1 सेकेंड बाद बॉडी को देखा, तो जब 1 सेकेंड बाद देखा तो ये जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर 1, ये आ गया था यहाँ पे, और जो पॉइंट नंबर 2 था ये आ गया था यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं दो का आप कंपैरिजन करें कि ये आर्क बड़ी है कि ये आर्क बड़ी है। इसका मतलब जो पॉइंट नंबर 2 था उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है इन कंपैरिजन टू पॉइंट नंबर 1, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है कि इन द सेम डिस्टेंस, बट यहाँ पे सेम डायरेक्शन में ही कवर किया है। इस बॉडी ने भी इधर मूव किया है और पॉइंट नंबर 2 ने भी इधर ही मूव किया है। अब ये सब तो हो गए हैं बुकिश एग्जाम्पल्स, रॉड का एग्जाम्पल ये। अब अगर हमें असली में इमेजिन करना है, प्रैक्टिकली फिजिक्स को समझना है और उसे अप्लाई करना है, तो हमें अपने आप से एग्जाम्पल ढूंढने पड़ेंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल एक मैं आपको बताता हूँ। आप एक नोटबुक पे लिख रहे होंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब उस नोटबुक को बंद कीजिए और उसके सेंटर पे आप पंच मारिए। अब जब आप उसके सेंटर पे पंच मारेंगे तो वो नोटबुक बिल्कुल सीधे और पूरी जो बॉडी होगी वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, एक ही डिस्टेंस कवर करेगी, और आप देखेंगे बिल्कुल सीधे पीछे की तरफ जाती है। इसका मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन, या फिर हम इसे कहेंगे ट्रांसलेशन मोशन। अब हम देखते हैं अपनी फिर से कॉपी को लीजिए और उस कॉपी को लीजिए और आप बिल्कुल उसके एज पे दिस साइड आप एक पंच मारिए। तो अब जब आप पंच मारेंगे तो आप देखेंगे जो कॉपी है वो आपकी एक पॉइंट या फिर एक एक्सिस कह दें उसके अबाउट घूम जाएगी और आगे भी बढ़ेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन, क्योंकि बॉडी घूमने लगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपने अपनी जो बुक हो उसको अपने हाथ से स्क्रू कर दिया है, नहीं, ये बॉडी फ्री है। आपने इसे जस्ट पंच किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज किया और आपने देखा पूरा का पूरा इसमें मोशन ही बदल गया। पहले ये लीनियर था और अब ये रोटेशनल हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, और या मैं कह दूं मोशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं रोटेशनल मोशन पे। इसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। अब पहला एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा वेल्स में ऐसे पुली लगे रहते हैं और उनमें एक रोप्स लगी रहती हैं और इन रोप्स पे एक बकेट होती है। अब जब बकेट को निकालने के लिए एक साइड से हम फोर्स लगाते हैं और वो बकेट ऊपर आती है, लेकिन जो पुली होता है वो क्या मोशन शो करता है, वो मोशन शो करता है
रोटेशनल मोशन। वो जो पुली होता है वो घूमता रहता है और इसे ही हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे जो होती है हमारी कार। अब कार तो सबने देखी होगी, इसीलिए जब हम कार का मोशन डिफाइन करते हैं तो आप क्या कहते हैं, कार इज मूविंग इन अ रोटेशनल मोशन। नो, आपने कभी किसी कार को घूमते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है तो आपने देखा है, बट नॉर्मली हमारी कार सीधे चलती हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। द कार दैट इज शोन इन दिस फिगर हैज और इज डूइंग लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। अब कार की जगह हम इसके व्हील्स को देखते हैं। अब व्हील्स का एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। अब जो व्हील्स होते हैं वो कार्स के साथ सीधे भी चलते हैं, लेकिन व्हील्स तो घूमते हैं। तो व्हील्स घूमने का काम करते हैं और जो कार होती है वो आगे चलती है। अगर हम ऐसा सोच लें तो अगर व्हील्स को केवल घूमने का काम दे और कार को आगे चलने का, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कार अलग चल रही है और व्हील अलग चल रहे हैं। अगर व्हील और कार को साथ में चलना है तो व्हील पे भी एक आगे की तरफ फोर्स होगा जो व्हील्स को आगे भी ले जा रहा होगा और एक फोर्स होगा जो व्हील को घुमा भी रहा है। तो व्हील हमारा दोनों काम करता है। दोनों काम जैसे व्हील हमारा जो ऊपर की तरफ फोर्स रखती है, फोर्स ऑफ रोटेशनल, हम इसको फोर्स ऑफ रोटेशनल कह रहे हैं, एक्चुअली में नहीं होता है, ये आपकी केवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं कह रहा हूँ। अब दूसरा होता है फोर्स ऑफ व्हाट, लीनियर मोशन। और ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। जितनी स्पीड से आप कार को आगे ले जा रहे होते हैं उतनी स्पीड से जो बॉडी होती है या कार होती है, जो कार के पहिए होते हैं वो घूमती नहीं है। और इसका एक और एग्जांपल है कि जो आपने अपनी बुक ली उसको जब आपने एज पे पंच किया तो जितनी तेज आपने पंच किया था बिल्कुल उतनी स्पीड से वो नहीं घूमी। हाँ, वो घूमती है बट उसकी कुछ और स्पीड रहती है। इसका मतलब जो आपने फोर्स लगाया जब लीनियर मोशन के लिए, जब आपने अपनी बुक को बीच से पंच किया तो वो उतनी तेज पीछे गई जितनी तेज आपने उसे पंच किया था। लेकिन जब आपने एच पे लगाया तो वो उतनी तेज पीछे तो गई जितने आपने पंच किया था, लेकिन उतनी तेज घूमी नहीं। ये आप करके भी देख सकते हैं और आपको पता चलेगा आप जितना फोर्स लगाएंगे पंच में वो उतनी तेज घूमेगी नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ रोटेशनल इज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ लीनियर, ये कह सकते हैं हम। और लेकिन हम देखते हैं ये जो फोर्स ऑफ रोटेशनल है ये इधर तो आगे की तरफ है, लेकिन जब पहिए पे नीचे जाएंगे तो ये पीछे की तरफ है। तो ये अपना डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। लेकिन हम ये देखते हैं ये जहां कभी भी हो, ये यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही जगह क्या है, पैरेलल है। तो द फोर्स ऑफ रोटेशनल इज पैरेलल टू फोर्स ऑफ लीनियर इन दिस केस। और ऐसा ही आप बुक में भी देख सकते हो। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा इन ये सारी कंडीशंस और ये मोशन में क्या क्या कंडीशंस होती है और ये मोशंस कैसे वर्क करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखा है, फोर्स ऑफ रोटेशन इज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ लीनियर, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा दैट फोर्स ऑफ रोटेशनल इज पैरेलल टू फोर्स ऑफ लीनियर। और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो बुक वाला मैंने आपको बताया कि अगर आप बुक को एच से पंच करेंगे तो वो उतनी तेज पीछे तो जाएगी लेकिन उतनी तेज घूमेगी नहीं। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप पंच करें तो उतनी तेज वो बॉडी घूमती नहीं है। या आप अपने डोर पे इसे ट्राई कर सकते हैं, जहां डोर का हैंडल होता है आप उधर ही पंच तो नहीं कर सकते, किक करिए तो डोर काफी स्पीड में घूमेगा लेकिन उतनी स्पीड पे नहीं घूमेगा जितनी स्पीड पे आपने किक किया है उसे। तो आप ये बुक वाला और ये डोर वाला करके भी समझ सकते हैं। और जो मैंने ये कार वाला बताया है इसे आप इन दोनों को जब आप समझ जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आने लगेगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं एमसीक्यू टाइप, जो हमें समझ में आए हैं जितने कॉन्सेप्ट, उनका थोड़ा एप्लीकेशन भी हो जाएगा और हमारा एक एमसीक्यू का 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। A body is acted upon by two unequal forces in opposite directions but not in the same line. Okay, in opposite directions but not in the same line. The effect is that the body will have rotational motion. Okay, बोल रहा है कि बॉडी में केवल रोटेशनल होगा। दूसरा है बॉडी में केवल ट्रांसलेशनल होगा। तीसरे में कह रहा है ना ही रोटेशनल होगा ना ही ट्रांसलेशनल होगा। और डी में कह रहा है कि रोटेशनल भी होगा और ट्रांसलेशनल भी होगा। अभी मैंने बिल्कुल यही एक्सप्लेन किया है कि ऐसे सिचुएशन में कौन सा मोशन होता है। अब ये आंसर इसका क्या होगा, आप अपना आंसर मैच कीजिएगा। आप जब मैं बता रहा हूँ आंसर इसी टाइम आप नहीं लिखेंगे, आप पहले इसे समझेंगे
और उसके बाद आप टिक करेंगे। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी। अब इसको मैंने एक्सप्लेन किया है बिल्कुल अभी। अब इसमें दिया गया है टू अनइक्वल फोर्सेस, ओके, अनइक्वल हो गई और नॉट इन द सेम लाइन। अब जो हमने व्हील का डिस्कस किया था, जो फोर्स ऑफ रोटेशनल था, फोर्स ऑफ लीनियर था, वो दोनों सेम लाइन पे नहीं थे, वो दोनों क्या थे, पैरेलल थे। और जो मोशन यहाँ पे हो रहा था वो क्या हो रहा था, लीनियर प्लस रोटेशनल मोशन। जो हमारे व्हील का मोशन होता है या मोशन तब होता है ये वाला जब हम अपनी बुक को एज से पंच करते हैं। तो अगर आप इन दो को समझ गए हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और इसका आंसर होगा डी। द बॉडी विल हैव बोथ रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन। जैसे एक कार का व्हील में दोनों मोशन होते हैं, रोटेशनल भी होता है और ट्रांसलेशनल भी होता है। अब हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है, जो हमने पूरा पढ़ लिया है कि क्या कहते हैं इन फोर्सेस को जो होती हैं इनमें एप्लीकेबल, और दूसरा हमने पढ़ लिया है कि ये फोर्सेस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन क्या होता है। अब हमें अगले लेक्चर में पढ़ना है, जो लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें हमें पढ़ना है मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, या फिर हम उसे ही कहते हैं टॉर्क। ये होता है 3 मार्क्स का और इसका क्वेश्चन आना डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबल है, क्योंकि इस टॉपिक से यही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसके एप्लीकेशन और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।